तो मेरे प्यारे साथियों, एसएससी जीडी एग्जाम 2026 आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल के ऑल शिफ्ट्स के क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथी हमने सिलेक्ट किए हैं 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस हैं। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज के प्रश्न जो हैं वो पहला प्रश्न मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या था। एक प्रश्न पूछा गया, स्वतंत्रता के बाद भारत से सामान निर्यात करने के लिए विकसित किया गया पहला बंदरगाह का नाम बताइए। यानी जब हम लोग आज़ाद हुए, भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद पहले एक कराची बंदरगाह हुआ करता था, लेकिन उसके कंपनसेशन में एक भारत में नए बंदरगाह का निर्माण हुआ, क्योंकि कराची बंदरगाह पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। तो उसके बाद ये पूछा है कि कौन सा बंदरगाह, तो ये कांडला बंदरगाह, याद रखिएगा, कांडला बंदरगाह इज द राइट आंसर। अब मेरे प्यारे साथियों, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं, मैं उन सारे फैक्ट्स को भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह कौन था भारत का, तो कांडला बंदरगाह था। जी हाँ, कांडला बंदरगाह कहाँ में स्थित है, तो गुजरात के कच्छ में स्थित है। कच्छ जिला है एक, तो वहाँ पे स्थित है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया था ना, उसका कारण भी था, बहुत सारा कारण था। जैसे कि विभाजन के बाद कराची बंदरगाह, जो मैंने पहले बताया, वो हम लोग खो दिए, और जिसके कारण हम लोगों का जो पहला फ्री ट्रेड जोन स्थापित करना बहुत ज़रूरी हो गया था। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला फ्री ट्रेड जोन कहाँ स्थापित किया गया, तो मेरे प्यारे साथियों वही कांडला बंदरगाह को फ्री ट्रेड जोन घोषित किया गया था। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, कांडला बंदरगाह का नया नाम बताइए। तो कांडला बंदरगाह का दीनदयाल बंदरगाह नाम हो गया है। ठीक है, पूछेगा कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, तो गुजरात में है, इसको ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कांडला बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है, तो ज्वारीय बंदरगाह है। क्या है, ज्वारीय बंदरगाह, याद रखिएगा, ज्वारीय बंदरगाह। मेरे प्यारे साथियों और भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, क्या बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कांडला बंदरगाह से, लेकिन इतने क्वेश्चंस को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था, औरंगजेब का निधन कब हुआ था। तो देखिए, औरंगजेब का जो निधन हुआ ना, वो 3 मार्च 1707 को हुआ था, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब देखिए औरंगजेब से जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो सारे के सारे फैक्ट्स को भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो देखिए और भी क्या, तो देखिए एक प्रश्न पूछ सकता है, एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या पूछ सकता है ना, देख लीजिए। एक प्रश्न पूछ सकता है, औरंगजेब का पूरा नाम बताइए। यानी औरंगजेब का पूरा नाम क्या था, तो अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। तो इतना बड़ा नाम था, पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है, औरंगजेब किस वंश का शासक था। ठीक है, तो औरंगजेब किस वंश का शासक था, आप लोग बताइए। तो मुगल वंश का था, सभी लोगों को पता है कि औरंगजेब जो था ना, वो मुगल वंश का शासक था। क्वेश्चन आ सकता है, औरंगजेब ने कब से कब तक शासन किया, तो 1658 में गद्दी पर बैठा था, और 1707 तक मेरे प्यारे साथियों उन्होंने शासन किया उसने। ठीक है, पूछ सकता है औरंगजेब किसका पुत्र था, तो शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, औरंगजेब किसका पुत्र था, शाहजहां का पुत्र था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, देखिए और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, औरंगजेब ने किसे हराकर गद्दी प्राप्त किया था, तो अपने भाई द्वारा दारा सिकोहा को हराया था। किसको हराया था, अपना भाई दारा सिकोहा को हराया था। क्वेश्चन आ सकता है, औरंगजेब के समय कौन सा कर फिर से लगाया गया था, तो जजिया कर को पुनः लागू किया गया था औरंगजेब के समय में, औरंगजेब ने ही लागू किया था। ठीक है, और भी प्रश्न आ सकते हैं, तो देखिए और क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो एक प्रश्न पूछ सकता है, औरंगजेब के शासनकाल में सबसे बड़ा विद्रोह कौन सा हुआ था, तो मराठा विद्रोह हुआ था। नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो मराठा विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे शिवाजी महाराज, याद कीजिएगा। एक क्वेश्चन आ सकता है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था, तो गुरु तेग बहादुर को दिया था, याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने ही मृत्यु दंड दिया था। एक क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे प्यारे साथियों कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो खुलदाबाद, महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है, औरंगजेब ने कौन सा प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ लिखा, तो उसने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, लेकिन उसके समय फतह ए आलमगीरी संकलित हुआ था। तो याद रखिएगा, फतह ए आलमगीरी उसके ही समय में हुआ था संकलित।
एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की स्थिति कैसी थी। तो क्षेत्रफल की सबसे अधिक था, क्षेत्रफल उस समय बहुत ज्यादा हो गया था क्योंकि वो कब्जा कर लिया था। अंत की ओर पतन, मतलब अंत की ओर पतन शुरू हो गया। औरंगजेब ने राजधानी कहाँ रखा था, तो दिल्ली। लंबे समय तक दक्कन में रहा था लेकिन उसके बाद दिल्ली में राजधानी बनाया था। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए क्या पूछा। एक क्वेश्चन आया था संगीत या गायन से संबंधित। जी हाँ, संगीत या गायन से संबंधित, संगीत या गायन से संबंधित कौन सा वेद है। तो देखिए इसको हम लोग साम वेद के नाम से जानते हैं। संगीत या गायन से संबंधित वेद को क्या कहा जाता है, तो साम वेद कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए, उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूशन के लेखक कौन है। क्वेश्चन आया था उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूशन के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा चित्रा बनर्जी। क्या हो जाएगा, चित्रा बनर्जी इज द राइट आंसर। चित्रा बनर्जी याद रखिएगा, चित्रा बनर्जी। मेरे प्यारे साथियों, चित्रा बनर्जी ने जो ये उपन्यास लिखा है, जिसका नाम क्या बताया मैंने, जिसका नाम बताया, जो क्वेश्चन आया था द पैलेस ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन। तो मेरे प्यारे साथियों ये जो कहानी है ना, ये जो उपन्यास लिखा गया है ना, एक द्रौपदी मुर्मू के जन्म से लेकर अंत तक का जीवनी इसमें दर्शाया गया है। और इसमें भावनाएं, उसके भावनाएं, संघर्ष, अपमान और ताकत को मुख्य रूप से दर्शाया गया है। द्रौपदी मुर्मू का विवाह पांडवों से हुआ था, कैसे हुआ था, इन सब चीज़ों को भी इस उपन्यास में बताया गया है। उसका जीवन कैसा रहा, यह विस्तार बताया गया है इस उपन्यास के माध्यम से। ठीक है, अब कुछ भारतीय लेखक और इंडियन ऑथर्स को हम लोग देख लेते हैं जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन आ सकता है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। क्वेश्चन आ सकता है द एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। ठीक है, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये सब प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आनंद मठ के पूछता है कि आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय याद रखिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम आजाद याद रखिएगा। ठीक है, पूछ सकता है विंग्स ऑफ फायर। देखिए विंग्स ऑफ फायर बहुत बार पूछा है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम याद रखिएगा। द प्लेस ऑफ इलेशन, अभी मैंने बताया चित्रा बनर्जी। दिवाकरुणी, ये आपके आज के एग्जाम में आए थे। ठीक है, तो इंडियन ऑथर्स हैं, याद रखिएगा, इंडियन ऑथर्स हैं। चलिए कुछ विदेशी लेखक यानी फॉरेन ऑथर्स को हम लोग देख लेते हैं जो पुस्तक लिखे हैं और बार बार एग्जाम में आते हैं। वार एंड पीस पूछता है, लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक है वार एंड पीस। द ओल्ड मैन एंड द सी, यानी इन रेस्ट ह्यूमन वे के ह्यूमन गेवी के पूछा एक लिखा हुआ क्वेश्चन है, मतलब उपन्यास है। पैराडाइज लोस्ट है, जॉन मिल्टन इसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इनके द्वारा। ठीक है, और भी है द मर्चेंट ऑफ वेंस, तो ये विलियम शेक्सपियर्स के द्वारा लिखा गया। देखिए कुछ प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो आज के एग्जाम में आया था, एक क्वेश्चन आया था 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के कितने राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को लागू कर दिया है। तो देखिए 50% आरक्षण 21 राज्यों ने लागू किया है। कितने राज्यों ने, 21 राज्यों ने लागू किया है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि लक्षद्वीप और दादर और नगर हवेली, याद रखिएगा। ठीक है, तो 2025 जुलाई 2025 की हम स्थिति को बता रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने राज्यों ने महिलाओं के, मतलब पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को लागू किया है। तो 21 राज्य है। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा आगे आने वाले शिफ्टों में तो याद रखिएगा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक का नाम है लक्षद्वीप और दूसरे का नाम है दादर नागर हवेली, याद रखिएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों क्विक पॉइंट्स हम देख लेते हैं, इससे महत्वपूर्ण पंचायती राज से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए पंचायती राज में महिलाओं को कम से कम 33% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, यह प्रावधान कब किया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में 33% वाला दिया गया था। और कई राज्य जैसे कि बिहार की बात करें तो इसे बढ़ाकर कितना कर दिया था, तो 50% कर दिया था। और बिहार ही पहला ऐसा राज्य है देश में जो कि महिलाओं को पंचायती राज में 2006 में ही मेरे प्यारे साथियों 50% आरक्षण को लागू कर दिया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और भी क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, देखिए पंचायती राज से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अब यहाँ से टॉपिक को छेड़ा है तो पूछ सकता है क्वेश्चन, क्या पूछ सकता है, पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संशोधन में पूछेगा, तो 73वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 1992। फिर पूछ सकता है पंचायती राज में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है,
तो 33% है। न्यूनतम कितना है? 33% है, लेकिन इसको 2006 में पहला बिहार ऐसा राज्य था जो कि 50% कर दिया था। क्वेश्चन पूछेगा किन पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होता है? तो देखिए पंचायती राज में तीनों स्तर पर लागू होता है, ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, तीनों पे 50% वाला फॉर्मूला लागू होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? तो अभी 50% मैंने बताया 2006 में। कब? 2006 में ही महिलाओं के लिए पंचायती राज में 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों और भी आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? महिलाओं के आरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए महिलाओं के आरक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं की शक्ति का सशक्तिकरण हो, महिलाओं की राजनीतिक और भागीदारी बढ़े। ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया? तो देखिए ए 243 के डी में इस तरह का बताया गया है, महिलाओं के लिए पंचायती राज में आरक्षण 243 के डी, याद रखिएगा। ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कैसे तय की जाती है? तो देखिए रोटेशन के मतलब रोटेशन के आधार पे होता है। ठीक है, क्या आरक्षण केवल सदस्य पद तक सीमित है? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नहीं, अध्यक्ष, मुखिया, सरपंच, ये सब पे भी लागू होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आज के शिफ्ट में क्या पूछे गए? जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया? तो ये मीनाक्षी जैन नाम आता है, याद रखिएगा। ठीक है, मीनाक्षी जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए आज के शिफ्ट में क्या आया। तो एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन जो आया, एक क्वेश्चन आया था टिप्पणी लोक नृत्य के बारे में पूछा था कि टिप्पणी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये गुजरात का है, याद रखिएगा। इसमें आपको विशेषताएं भी ध्यान रखनी है कि मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा ये आपको किया जाता है, लोक नृत्य है। इसमें लंबी लकड़ी यानी डंडे का उपयोग किया जाता है और यह जो नाच है ना, यह नृत्य जो है ना, पहले फर्श को मजबूत करने यानी मिट्टी दबाने के काम में इससे जुड़ा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण जो है लोक नृत्य को हम लोग देख लेते हैं ताकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाए तो छूटे नहीं। तो सबसे पहले नॉर्थ इंडिया के कुछ देख लेते हैं, जैसे कि आपको ना भांगड़ा और गिद्धा याद रखिएगा, तो पंजाब के हैं। भांगड़ा और गिद्धा कहाँ के मिलेंगे? पंजाब के मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद झूमर आपको देखने के लिए मिलेंगे। झूमर तो हरियाणा में, राजस्थान में है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है। कथक शास्त्रीय नृत्य है। रासलीला, तो देखिए घूमर आपका राजस्थान में है, झूमर रहेगा तो हरियाणा, घूमर आपका राजस्थान। कथक उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, कालबेलिया भी राजस्थान का है, याद रखिए, घूमर और कालबेलिया राजस्थान का है। अब कुछ ईस्ट इंडिया के लोक नृत्य हैं, इसको हम लोग देख लेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको याद रखना है जट जटिन। ठीक है, जट जटिन झिझिया, तो ये बिहार का है। जट जटिन झिझिया, झिझिया वाला बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया बिहार के एग्जाम में। ठीक है, तो झिझिया कहाँ? तो बिहार का। छऊ, जिसको पुरुलिया या कीर्तन कहते हैं, पश्चिम बंगाल का है। छऊ घूमर ये उड़ीसा का है। घूमर, घूमरा, घूमर है और एक घूमरा है। घूमर रहेगा तो राजस्थान, घूमरा रहेगा तो उड़ीसा। बिहू असम, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वेस्ट इंडिया के कुछ लोक नृत्य है। देखिए वेस्ट इंडिया में क्या है, तो गरबा हो गया, डांडिया हो गया, ये टिप्पणी हो गया। देखिए यही क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया था, टिप्पणी हो गया, ये गुजरात के हैं। कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। लावनी, तमाशा, ये सब महाराष्ट्र के हैं। फुगरी ये आपके गोवा के हैं। अब कुछ साउथ इंडिया के भी लोक नृत्य को देख लेते हैं। तो देखिए साउथ इंडिया के लोक नृत्य आप लोग देखिए, तो एक आपका भारतनाट्यम आ जाएगा जो शास्त्रीय नृत्य है। कावरी आ जाएगा, ये सब तमिलनाडु के हैं। भारतनाट्यम और कावरी ये आपके तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। उसके बाद आप देखिए और भी दक्षिण भारत में कथकली है और एक मोहिनीअट्टम है, केरल के हैं। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं? केरल के हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के हैं। यक्षगान कर्नाटक के हैं। कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। अब देखिए उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया की कुछ महत्वपूर्ण जो लोक नृत्य है उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले रासलीला याद रखिएगा, मणिपुर। रासलीला कहाँ का? मणिपुर है। युद्ध नृत्य कहाँ का है? तो नागालैंड का है। चोराव यानी बांस नृत्य जिसको कहते हैं मिजोरम का है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों यहाँ से देख लीजिए आपका गरबा, डांडिया गुजरात का, बिहू असम का, भांगड़ा पंजाब का। तो ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आया था हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या किसके द्वारा किया गया था? तो उसका ही बेटा था अजातशत्रु, जिसके द्वारा हर्यक वंश के जो राजा थे ना, उसकी मृत्यु, बिंबिसार की मृत्यु कर दिया गया था अजातशत्रु, और उसके बाद वो सत्ता पर बैठ गया था। ठीक है, अब बिंबिसार से प्रश्न आएंगे, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए एक प्रश्न, बिंबिसार किस वंश का था? तो हर्यक वंश का, याद रखिएगा।
बिंबिसार की राजधानी क्या थी? तो राजगृह यानी राजगीर में थी। इसी के समय गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। ठीक है। बिंबिसार ने किस धर्म का समर्थन किया था? तो बौद्ध धर्म में, यानी गौतम बुद्ध का समकालीन था ना, क्योंकि उसी के समय गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछ सकता है? तो देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, बिंबिसार के समय कौन प्रसिद्ध महापुरुष थे? तो गौतम बुद्ध थे, महावीर दोनों थे। ठीक है। अजात शत्रु ने अपने पिता के साथ क्या किया था? तो उम्र कैद, ठीक है, उसे कैद किया और उसकी मृत्यु करवा दी। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है। उसके बाद आपको बिंबिसार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए बिंबिसार किस वंश का था? तो बिंबिसार हर्यक वंश का था। बिंबिसार हर्यक वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, बिंबिसार की राजधानी क्या थी? तो राजगृह यानी राजगीर में थी, इसको याद रखिएगा। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? गौतम बुद्ध। पूछेगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु किसके समय में? तो बिंबिसार के समय में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन इसी ने करवाया था, राजगृह में। ठीक है। क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछ सकता है, बिंबिसार के समय कौन था? तो गौतम बुद्ध, महावीर। बिंबिसार को किस नाम से? तो श्रेनिक के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अजातशत्रु तो कुनिक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अपने पिता, ठीक है, प्रीतहंता वंश भी इसे कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य की सीमा लगती है? तो 5 राज्य। ठीक है। और बचपन में बीए पास, याद रखिएगा। ठीक है, बचपन में बीए पास, लेकिन बचपन में बीए पास याद रखिएगा, बचपन में बीए पास याद रखिएगा। तो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कि अपने पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाते हैं? तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, बांग्लादेश मिल जाएगा, चाइना मिल जाएगा, पाकिस्तान मिल जाएगा। ठीक है। तो नेपाल मिल जाएगा, म्यांमार मिल जाएगा। तो ये सब 1 2 3 4 5 हो गए ना, तो ये आपको याद रखने हैं। तो बांग्लादेश से 5 राज्य हैं। ठीक है, बांग्लादेश से 5 राज्य हैं। और कौन कौन से राज्य हैं याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल हो गए, असम हो गए, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मेरे प्यारे साथियों बांग्लादेश से जो हमारी सीमा लगती है ना, वो सबसे ज़्यादा लंबी है, लगभग 4096 किलोमीटर है। और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसी के साथ लगता है। देखिए मेन क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे साथियों। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया, 1991 से पहले भारत में निजी क्षेत्र के अधिकारों को मुख्य रूप से किस प्रणाली के द्वारा सीमित किया गया था? तो लाइसेंस राज इसको कहा गया था। क्या कहा गया था? लाइसेंस राज कहा गया था, इसको याद रखिएगा। अब एग्जाम ओरिएंटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए 1991 से पहले भारत में निजी क्षेत्र पर नियंत्रण किस प्रणाली द्वारा? तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, लाइसेंस परमिट राज। क्या कहेगा? लाइसेंस परमिट राज, लाइसेंस परमिट राज द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आ सकता है, लाइसेंस परमिट राज्य का क्या अर्थ है? तो उद्योग हो, व्यापार हो, ये सब शुरू करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी हो जाता है। ठीक है। यह प्रणाली कब प्रमुख रूप से लागू हुआ? तो 1950 से 1951 तक, 1950 से 1951 तक। ठीक है। उसके बाद और भी प्रश्न आ सकते हैं, किस नीति के तहत लाइसेंस व्यवस्था लागू हुई? तो औद्योगिक नीति संकलन 1956 के द्वारा। 1991 में इस प्रणाली को खत्म करने के लिए क्या किया गया? तो वो लिबराइजेशन किया गया, उदारीकरण लागू किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों और क्या पूछ सकता है, 1991 के आर्थिक सुधार किसके नेतृत्व में हुआ था? पीवी नरसिम्हन राव पीएम थे उस समय, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, तो याद रखिएगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आज जो 28 जो अप्रैल का जो ऑल शिफ्ट्स के क्वेश्चंस थे ना, हमें इतना क्वेश्चंस मिले थे और 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथियों। अगर आप लोग इसी तरह के क्वेश्चन एनालिसिस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।